नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। आज के बुलेटिन में क्या है खास, आपको विस्तार से बताएंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करेंगे, जहां यादव बनाम राजभर की जंग तेज हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने यादव समाज को लेकर एक बेहद विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इसके बाद आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में गर्मी के बीच आफत की वो तस्वीरें जिसने कई जिलों में सूरत हाल बदल दिया है। और इस तस्वीर के साथ आपको बताएंगे यूपी में महंगी बिजली के करंट का झटका। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे बंगाल चुनाव में हार के बाद मूर्छित पड़े इंडिया गठबंधन को सांस देने की कोशिश की जा रही है। 6 जून को विपक्षी गठबंधन मीटिंग के लिए छटपटा रहा है और यूपी में किस बड़े दल को साधा जा रहा है ये भी बताएंगे। बात बकरीद के मौके पर उस जघन्य अपराध की भी होगी जिसके बाद यूपी का गाजियाबाद गुस्से में है। यहां सरेआम एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। और बात मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच सबसे बड़े अपडेट की भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शायद तेल संकट खत्म हो जाएगा। बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में छिड़ी सियासी जंग की करेंगे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया है उससे सियासी भूचाल आना तय है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने यादवों को लेकर बेहद ही बड़ा और विवादित बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने ये तक कह दिया कि यूपी में 95% यादव अपराधी हैं। चाहे वो आजमगढ़ का मामला हो, चाहे कहीं का भी मामला हो, 95% मुकदमे या अपराध करने वाले, आपको जितनी हत्याएं हुई है उसमें 95% यादव कर रहा है। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक आरोप लगा दिए कि समाजवादी पार्टी जाति देखकर राजनीति करती है और अपराधियों को संरक्षण देती है। राजभर ने कहा कि बाराबंकी में राजभर समाज के युवक की हत्या और मऊ में बेटी की हत्या जैसे मामलों में आरोपी यादव समाज से थे। बाराबंकी में राजभर का गर्दन काट दिया, सिर्फ उसकी गलती थी, आइसक्रीम बेचता था। सपा का नेता आइसक्रीम मांगा, वो आइसक्रीम दिया, पैसा मांगा तो गर्दन काट दिया। आपके मऊ में राजभर की बेटी की हत्या कर दी है यादवों ने। मधुबन में, मऊ मधुबन, यादवों ने जो है हत्या कर दिया राजभर के नौजवान की, जिसकी उम्र 22 साल थी। लिहाजा अब सवाल उठता है कि यादव समाज को लेकर राजभर के इस विवादित बयान के पीछे मकसद क्या है। क्या ओम प्रकाश राजभर 2027 के चुनाव के लिए नई बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राजभर इस बार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं? खैर, ये बात तो बात की है, लेकिन एक बात तो यहाँ साफ है कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, लगातार कुछ दिनों से सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर राजभर की जुबान पर अखिलेश यादव का नाम ही दिखता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से डायरेक्ट राजभर पर जवाबी हमला नहीं बोला गया है। लेकिन राजभर के सोशल मीडिया हैंडल से लेकर मीडिया की हेडलाइन तक अखिलेश यादव ही निशाने पर होते हैं। इससे पहले ओपी राजभर ने ऑटो वाली फोटो के साथ एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने खुद के संघर्ष के बारे में बताया था और अखिलेश यादव की राजनीति पर तंज कसा था। इतना ही नहीं, राजभर ने इससे पहले सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का मजाक उड़ाते हुए इसे फैमिली डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया था। अब उत्तर प्रदेश में जाति फैक्टर को आपको समझाते हैं। यूपी में जातिगत राजनीति बेहद ही महीन है। यही वजह है कि गैर यादव वोट बैंक ओबीसी को साधने में बीजेपी हमेशा एक कदम आगे रहती है। बीजेपी ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके राज्य के जातिगत समीकरणों को अपने पक्ष में साधा है। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के सहयोगी हैं उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल और राष्ट्रीय लोकदल है। यूपी में राजभर समुदाय की आबादी 3 से 4% है, लेकिन पूर्वांचल के कई जिलों में यह संख्या 15 से 20% तक हो जाती है। राजभर वोट बैंक करीबी मुकाबलों में किंग मेकर की भूमिका निभाता है और ओम प्रकाश राजभर इस मतदाता वर्ग के प्रमुख चेहरे हैं। अब बात अनुप्रिया पटेल की नेतृत्व वाली पार्टी अपना दल सोनेलाल की करते हैं। ये दल पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में कुर्मी मतदाताओं पर मजबूत पकड़ रखता है। उधर बीजेपी के सहयोगी दलों में निषाद पार्टी भी है। संजय निषाद की पार्टी का प्रभाव राज्य की मल्लाह, बिंद, केवट और कश्यप जातियों पर है, जो कई सीटों पर हार जीत तय करते हैं। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी एनडीए के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी यूपी में जाट और किसानों के वोट बैंक को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अखिलेश यादव के खिलाफ राजभर ही नहीं बल्कि बीजेपी भी गोलबंदी में जुटी हुई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है।
पंकज चौधरी ने कहा कि सपा के पीडीए का नया संस्करण है पीड़ा, दमन और अपमान। उत्तर प्रदेश में गर्मी के टॉर्चर के बीच अब महंगी बिजली का झटका लगा है। यूपी में अब बिजली भी महंगी हो गई है। यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जून 2026 के बिजली बिल में 10% फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला लिया है। यह सरचार्ज मार्च 2026 के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के आधार पर लागू किया जाएगा। सरचार्ज लगने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 10% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ये बढ़ा हुआ बिल जून 2026 के बिल के साथ वसूला जाएगा, यानी उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल के अलावा 10% अतिरिक्त राशि भी चुकानी होगी। आप जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इस हार के बाद अब यूपी चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में नई जान फूंकने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी की बंगाल चुनाव में हार के बाद इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। खबर यह है कि 6 जून को बैठक करने के लिए इंडिया गठबंधन विचार कर रहा है। बैठक के लिए यूपी के लिहाज से समाजवादी पार्टी से भी संवाद किया जा रहा है। जल्द ही एक बड़ी विपक्ष की बैठक बुलाई जाएगी और इसके लिए राहुल गांधी से विपक्ष के एक नेता की फोन पर बात हुई है। इस मीटिंग के जरिए विपक्षी एकता को नई दिशा मिलने की उम्मीद विपक्ष के नेताओं को है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 17 साल के युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने उसे बुलाकर चाकुओं से हमला किया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आखिर उस शाम क्या हुआ था, इस रिपोर्ट में देखिए। जगह नवनीत विहार, खोड़ा, गाजियाबाद। पीड़ित 17 साल का सूर्य चौहान। पुरानी रंजिश के चलते कथित हमला। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र का नवनीत विहार इलाका अचानक चीख पुकार से गूंज उठा। दरअसल 17 साल के सूर्य चौहान पर कुछ युवकों ने कथित तौर पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पुरानी रंजिश में सूर्या पर हमले की आशंका जताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने पहले सूर्या को फोन करके इलाके की एक गली में बुलाया था। वहां पहले से मौजूद युवकों ने उसे घेर लिया और चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक परिजनों की शिकायत के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए सूर्या को फोन करके चौधरी स्कूल के पास वाली गली में बुलाया गया। वहां असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक समेत अन्य युवकों ने सूर्या को दबोच लिया और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई। घटना के समय मौजूद चश्मदीद युवकों ने एक बेहद चौंकाने वाला और हैरान करने वाला खुलासा किया है। चश्मदीदों के मुताबिक हमला करने से पहले आरोपी लड़कों ने सूर्या को अपने पास बुलाया था। इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर सूर्या से पूछा कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है। ये बात कहते ही आरोपियों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। चश्मदीदों ने बताया कि 6-7 महीने पहले सूर्या का असद नाम के लड़के से विवाद हो गया था। तभी असद ने हत्या करने की ठान ली थी। सूर्या और सभी आरोपी आपस में दोस्त थे। पिछले 6-7 महीने पहले इसका झगड़ा हुआ था असद नाम के लड़के से और असद ने दिमाग में ठान लिया था कि मुझे इसे मारना है, इसीलिए वो घर से चक्कू लेकर निकला है। छुरा, एक बहुत बड़ा छुरा था उसके हाथ में और 6 से 7 बार के इस भाई की अतड़ियाँ भी बाहर आ गई और इसे बकरा बताकर काटा गया है। इसे बोला कि मैंने बकरा नहीं काटा, मेरी औकात नहीं है, मगर मैं तुझे काटूंगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी दावा किया है कि हमला बेहद सुनियोजित था। हालांकि चश्मदीदों के दावों और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पुलिस स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सभी तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी। आरोप है कि घटना के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। हमले की आवाज सुनकर सूर्या के परिजन भी मौके पर पहुंचे। घायल युवक को तुरंत नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। दिनांक 28 मई को दिन के करीब 3:30 बजे थाना क्षेत्र खोड़ा में ये सूचना प्राप्त होती है कि एक बच्चे को किसी दूसरे लड़के के द्वारा चाकू मार दिया गया है। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना खोड़ा पुलिस मौके पहुंचती है तथा उसे उपचार हेतु नज़दीकी अस्पताल में दाखिल कराया जाता है, जहां आज उपचार के क्रम में दिनांक 29 मई को समय दिन के करीब 12 बजे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उक्त के संदर्भ में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है।
युवक की मौत की खबर फैलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं पुलिस ने मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्कालीन सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई थी। आज उस प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम मैदानी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हिंदू युवक की हत्या मामले पर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हत्या हुई है और पूरा परिवार शोक में डूबा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हत्या हुई है तो परिवार दुखी है। हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है और कानूनी कार्रवाई होगी। कोई जो भी अपराधी उसमें इन्वॉल्व है कोई बचेगा नहीं। कानून के दायरे में सबकी गिरफ्तारी होगी, जो कोर्ट से सजा दिलाई जाएगी ऐसे लोगों। इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे पूरी सच्चाई अब जांच के बाद ही सामने आएगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या पुरानी रंजिश ने एक किशोर की जान ले ली या इस वारदात के पीछे कोई और वजह भी छिपी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने हॉर्मुज के समुद्री रास्ते से नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह हटाने का फैसला सुनाया है। ट्रंप ने एक बड़ी गुड न्यूज देते हुए कहा कि ब्लॉकेड खत्म करने के बाद अब अमेरिकी सैनिक अपने घर लौट रहे हैं, यानी अब वहां आगे भी नाकेबंदी जारी रखने का अमेरिका का कोई प्लान नहीं है। दावों की सीरीज में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि ईरान से समझौते पर डील बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ एक समझौते पर अंतिम फैसला लेने जा रहे हैं। ट्रंप ने बताया कि सिचुएशन रूम में उनकी मीटिंग है जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना, जिसमें नौसैनिक नाकेबंदी को हटाया जा सकता है और तेहरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को खत्म करना शामिल होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के यूरेनियम को अमेरिका खोदकर निकालेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका की ओर से ईरान की नौसैनिक घेराबंदी हटाई जाएगी। नौसैनिक घेराबंदी के कारण जो जहाज इस स्ट्रेट में फंस गए थे वो अब अपने घर की ओर लौटने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये घेराबंदी हटा ली जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों इस्फहान, फोर्डो और नताज पर हमला किया था। यहां ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम दबा पड़ा है। ट्रंप इसे ही निकालने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो इस मामले में अंतिम फैसला लेने के लिए सिचुएशन रूम में जा रहे हैं। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट पर तनाव और अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते वैश्विक तेल बाजारों में हलचल मच गई है। वहीं ट्रंप के इस दावे को ईरान ने आधा सच और आधा झूठ कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सूत्रों ने कहा है कि समझौता आखिरी स्टेज में है और इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। संभावित समझौते को लेकर ट्रंप की टिप्पणियों को सच और झूठ का मिश्रण बताकर खारिज कर दिया। एमओयू में तेहरान के परमाणु सामग्री को नष्ट करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। ट्रंप का यह दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी को शुरू किए गए युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर ईरान और लेबनान के लोग शामिल हैं। इसके अलावा ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ढंग से बंद कर देने के कारण ऊर्जा की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। तो आज के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज लीडर। शुक्रिया।